कि निजीकरण से विकास बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब निजीकरण से देश का विकास होगा तो मोदी जी अपने घर में रखे हुए सारे सामानों को बेच दें, निकाल दें, चम्मच बेच दें, थाली बेच दें, परात बेच दें, बटुली बेच। खतरा इस देश के अंदर काली टोपी से है जो आरएसएस के लोग लगाते हैं। वो के राहों में कील और कांटी नहीं ठुकवाई थी, लेकिन पंजाब में रोड शो करते समय जिन किसानों के बच्चे और महिलाओं ने छतों से मोदी के काफिले पर रोड शो पर ऊपर से फूल बरसाया था, उन्हीं किसानों के राहों में मोदी ने कील ठोकवाया था। ये अंग्रेजी हुकूमत भी शर्मसार हो गई होगी। उन्होंने जमीन दिया था और उसकी बुनियाद डाली थी और शिलान्यास भी हुआ था अखिलेश के नाम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडा टाइप के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नाम पर लगे हुए पत्थर को तोड़ करके फेंक दिया था। स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में, मैं हूं अजय कुमार और आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, आप सभी को पता है कि हमारी चुनावी भिड़ंत चल रही है और हमारी चुनावी चक्का चलती जा रही है। इसी क्रम में जैसे हम चौरी चौरा विधानसभा से जा रहे थे, फुलवरिया एक चौराहा पड़ता है जहां शहीद दिवस के रूप में एक मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हुए हैं, जो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता लोग शहीद दिवस मेला का आयोजन किए हैं। इसी क्रम में आज हमारी चुनावी भिड़ंत ऐसे एक तेजस्व और तेज नेता से मुलाकात हो गई है जो पूर्व में सरदार नगर यानी कि ब्लॉक प्रमुख पद पे रह चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, राम नक्षत्र यादव जी। आइए मिलते हैं और सीधा बात करते हैं और तीखे सवाल पे बात करेंगे कि इनकी तैयारियां कैसी चली हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी और 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और हमारे चैनल की तरफ से। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ नेताजी, ठंडक का क्या माहौल है, कैसी लग रही है ठंडक? ठंडक तो अपना मौसम बदलता ही है, परंतु ये जो चुनावी सरगर्मी देश के अंदर चल रही है, जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई दूसरी बार शुरू हुई है, मुझे लगता है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़े बिना मोदी को हटाना संभव नहीं है। और हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, ये ब्रिटिश हुकूमत के किसी तानाशाह से लड़ रहा हूँ और इनको सत्ता से हटाना है। यदि सत्ता से मोदी को नहीं हटाया गया तो ये भारतवर्ष को गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हिंदुस्तान के निजी हाथों में सारी संस्थाओं को बेचते चले जा रहे हैं। भारत में जन्म लेने वाले जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिनके बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे कानपुर में तैयारी करते हैं, जिनके बच्चे चेन्नई में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे बेंगलुरु में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जब लौट के आएंगे और रेलवे बिक चुकी रहेगी, संस्थाएं बिक चुकी रहेंगी, तो वो किस जगह पर नौकरी करेंगे? क्या 7,000 और 10,000 12,000 की संविदा की नौकरी पर उनका जीवन चलेगा? भारत का भविष्य ही खतरे में है और मोदी जी का भोजन है सरकारी नौकरी और रोजगार। सरकारी नौकरी और रोजगार का वो भोजन करते हैं और उन्हें मुझे हटाना है। हम बात कर रहे हैं कि ठंडक का माहौल, क्या आपकी पार्टी में भी ठंडक है? गर्मी आप देख रहे हैं कि इस ठंडक में मुझे पसीना है। अच्छा। इसलिए कि मैं संघर्ष कर रहा हूं और ये संघर्ष छोटा संघर्ष नहीं है। साजिश करने वाले लोगों को, षड्यंत्र रचने वाले लोगों को, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं, इनको सत्ता से हटाना है। ये जनता को कब गुमराह कर दें? ये गर्मी सन 2022 में क्या करने वाली है? परिवर्तन। आपको प्रणाम, परिणाम, परिवर्तन। प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद में परिणाम चाहिए और परिणाम में परिवर्तन होना तय है। 2022 परिवर्तन वर्ष के रूप में जाना जाएगा। हिंदुस्तान की एक तानाशाह हुकूमत जो उत्तर प्रदेश के अंदर राज कर रही थी, दिल्ली में राज कर रही थी, उसकी डालें कटनी शुरू हो गई हैं। 2022 परिवर्तन वर्ष है। किसानों की आज़ादी होगी, नौजवानों की आज़ादी होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, छात्रों को शिक्षा मिलेगी और सभी को सुविधाएं मिलेगी। महिलाओं का जो अपमान हो रहा है उसको हम लोग सम्मान में परिवर्तित करेंगे। चूंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने पूर्वांचल में बहुत सारे विकास किए, जैसे एम्स का विकास, हवाई अड्डे का विकास, चीनी शुगर मिल का विकास, यानी कि पूर्वांचल को विकास के क्षेत्र में हमने आगे किया। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो कहा है कि मैं पूर्वांचल का विकास किया हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एम्स का निर्माण कब से शुरू हुआ और किसने इसके लिए जमीन दी? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जमीन दिया था और उसकी बुनियाद डाली थी और शिलान्यास भी हुआ था अखिलेश के नाम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडा टाइप के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के नाम पर लगे हुए पत्थर को तोड़ करके फेंक दिया था। ये गुंडई हुई थी, वैधानिक गुंडई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हवाई अड्डा उन्होंने बनवाया है, उस हवाई अड्डे का जरा पता करिए कि उसकी बुनियाद और उसकी रूपरेखा, उसका कार्य योजना कब डाला गया था।
और उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर किसकी सरकार चल रही थी, जितनी योजनाएं इन्होंने लॉन्च की है, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गैस सिलेंडर इन्होंने दिया है। ये गैस सिलेंडर इससे पहले चलने वाली सरकार ने यह योजना बनाया था जिसमें समाजवादी पार्टी का समर्थन था। हमारे मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और उन्होंने जिस सरकार को, यूपीए सरकार को सपोर्ट किया था, उसी सरकार ने ये गैस सिलेंडर योजना को लॉन्च कर दिया था। 100 जिले एक बार में लिए जा रहे थे और तभी उस सरकार की विदाई हो गई और ये आए जनाब तो उस योजना को अपना बताने लगे। और शौचालय की योजना 20,000 रुपये की योजना थी, जब मोदी जी आ गए तो 8,000 रुपये काट करके इसको 12,000 कर दिया। इस तरह से हिंदुस्तान के सभी सरकारी संस्थाओं से इन्होंने नौकरियों में नौजवानों की छटनी की है और रोजगार में छटनी की है। नेताजी, सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि निजीकरण से विकास बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब निजीकरण से देश का विकास होगा तो मोदी जी अपने घर में रखे हुए सारे सामानों को बेच दें, निकाल दें, चम्मच बेच दें, थाली बेच दें, परात बेच दें, बटुली बेच दें, बटुला बेच दें, जो भी रहा हो उनके घर। कहते हैं मैं तो फकीर हूँ और बहुत बड़ा गरीब हूँ, तो निश्चित रूप से उनके घर में ये सारी चीज़ें होंगी। चलनी बेच दें, बेलना बेच दें, चौकी बेच दें और स्वावलंबी बन जाएं जी, अगर इससे स्वावलंबी होते हैं। नेताजी, बात करेंगे अभी कहा जा रहा है, सुनना भी जा रहा है कि पंजाब में प्रधानमंत्री जी को लगता है चुनावी मुद्दा है। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत खुश हूँ कि कम से कम आप किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे। अगर देश का प्रधानमंत्री किसानों से घबरा रहा हो, देश का सिंहासन किसानों से घबरा रहा हो, तो उस देश के प्रधानमंत्री को देश के सिंहासन पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इन्होंने उनको दिल्ली नहीं आने दिया, राहों में कील ठोकवाया था, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं ना, जो देश को गुलाम बनाया था, उसने भी हिंदुस्तान के आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों के राहों में कील और कांटी नहीं ठोकवाई थी। लेकिन पंजाब में रोड शो करते समय जिन किसानों के बच्चे और महिलाओं ने छतों से मोदी के काफिले पर, रोड शो पर ऊपर से फूल बरसाया था, उन्हीं किसानों के राहों में मोदी ने कील ठोकवाया था। ये अंग्रेजी हुकूमत भी शर्मसार हो गई होगी ब्रिटेन और लंदन में। अगर ये दिल्ली नहीं आने दिए तो वो पंजाब नहीं जाने दिए। खुदा का शुक्रिया कि परमात्मा का शुक्र है कि कम से कम आप तो ये कहे कि दिल्ली जाने नहीं दिया गया। नेताजी तो कहे कि जान बच गई। नेताजी, हम बात करेंगे, किसानों की बात चल रही थी, तो जबकि किसानों के हित में, यानी कि मोदी जी ने किसानों के हित में जो बिल था, आप लोग जो विरोध कर रहे थे कि किसान के लिए ये गलत है, उसको उन्होंने वापस कर दिया और ये इसलिए किया कि किसान अब खुश रहे। अब तो किसान उनके साथ है। किसान उनके साथ होता तो उनका पंडाल पंजाब में पूरा खाली होता। उनके पंडाल में बैठने वाले लोग नहीं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां नहीं घूम पा रही हैं, राजस्थान में गाड़ियां नहीं घूम पा रही हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी मुंह छुपा करके पंजाब से भागे हैं और अपनी भगदड़ को कि हम भाग रहे हैं प्रदर्शित न करके वहाँ की सरकार को और संस्था को और सुरक्षा की चूक कह करके बदनाम कर रहे हैं। वो षड्यंत्रकारी लीडर हैं, साजिशकर्ता लीडर हैं, कब कहाँ प्लान बना देंगे कोई ठिकाना नहीं। नेताजी, हम बात करेंगे लाल टोपी पे, चूंकि सत्ता पक्ष और अन्य पार्टियों का भी कहना है कि लाल टोपी की धाक थाने में बहुत ज़्यादा चलती है, यानी गुंडाई बढ़ जाती है, क्या कहना चाहेंगे? लाल टोपी कभी गुंडाई नहीं करती। लाल टोपी सिर्फ त्याग और बलिदान के लिए बनी है। लाल टोपी का मतलब मैं मोदी जी को और भाजपा के आरएसएस के लोगों को समझा देना चाहता हूं कि आज खतरा लाल टोपी से नहीं है, खतरा इस देश के अंदर काली टोपी से है। जो आरएसएस के लोग लगाते हैं वो देश के अंदर अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, वो इस देश के अंदर नस्लवाद पैदा कर रहे हैं, वो इस देश के सारी सरकारी संस्थाओं को बेचवा रहे हैं। लाल टोपी तो संघर्ष, त्याग और बलिदानों की प्रतीक है। लाल टोपी लगा करके समाजवादियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कोई दूसरा नहीं लड़ा था। चाहे जिस संगठन में जो शामिल था, परंतु विचार का समाजवादी था। चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे ऊधम सिंह थे, चाहे खुदीराम बोस थे, चाहे राष्ट्रपिता गांधी थे, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उनकी कोई न जाति थी। अशफाक उल्लाह खान, जितने लोग लड़े आज़ादी की लड़ाई और फांसी के फंदे पर लटके, उनका कोई जाति नहीं था, वो मजहब के नहीं थे, वो यानी कि आपके अनुसार भाजपा जो होती है धार्मिक बातों में लोगों को राजनीतिक भावनाओं से लिप्त करके, यानी कि धार्मिक चुनाव रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा इस देश के किसानों को, इस देश के बेरोजगारों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश के छात्रों को एक ऐसी दिशा में खींच के ले जाना चाहती है जिससे देश की तरक्की नहीं होती। कट्टरपंथी या कट्टरपंथी विचारधारा दुनिया के किसी देश का विकास नहीं किया है और किसी देश को जोड़ा नहीं है, सिर्फ तोड़ा है। कट्टरपंथ के नाम पर कई देश टूटे हैं दुनिया के, जिसका इतिहास गवाह है। और
और समाजवादी विचारधारा का आदमी ही देश को चला सकता है, समाजवादी विचारधारा का आदमी ही सच्चा शासक। नेताजी हम बात करेंगे, चूंकि विकास की बात हो रही है तो ये हम देख सकते हैं कि उनका कहना है, विपक्ष और सत्ता पक्ष का कहना है कि ऐसी सुंदर सड़कें नहीं थी उत्तर प्रदेश में, पूरे 24 आवर्स बिजलियां नहीं मिलती थी। आखिर विकास तो हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? बता रहा हूँ कितने पावर प्लांट लगवाए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया जी, माननीय बाबा जी हमारे गृह जनपद के सीएम हैं, वो कितने पावर प्लांट लगाए हैं वो खुद ही बता दें कि इतने पावर प्लांट हमने लगाए हैं। जितने पावर प्लांट लगे सब अखिलेश यादव ने लगवाए थे, और जब अखिलेश यादव को सत्ता से जनता ने बाहर कर दिया उसके बाद से वो सोचे थे कि पुनः सत्ता में आऊँगा, पावर प्लांटों का उद्घाटन करूँगा, 24 घंटे बिजली दूंगा, लेकिन देश की जनता ने इन षड्यंत्रकारियों की साजिश को समझ नहीं पाई और अखिलेश यादव को सत्ता से हटा दिया, और उन्हीं पावर प्लांटों को चला करके बिजली दे रहे हैं जो अखिलेश के बनवाए हुए हैं। ये कहां बनवाए हैं? जितनी सड़कें बनी सब अखिलेश के जमाने की हैं, जो कार्य योजना बनी है सब अखिलेश यादव के जमाने की है। लाल टोपी और पीले गमछे की कहानी क्या है, कब तक साथ चलने वाली है? देखिए, पीला गमछा जब गठबंधन भाजपा से था तो वो दो विचारधाराओं, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन था। क्या राजभर की विचारधारा मोदी की विचारधारा से मेल खाती है? क्या राजभर, तो आप जानेंगे, राजभर की विचारधारा भाजपा की विचारधारा जोगी जी की विचारधारा से मेल खाई कभी? उस मंत्री से, मुख्यमंत्री से कभी पटा ही नहीं, इसलिए कि उनकी विचारधारा गांव गरीबों के उत्थान से जुड़ा है राजभर जी का, और इनकी विचारधारा गांव गरीब और हिंदुस्तान के पतन से जुड़ा है। तो निश्चित रूप से वो गठबंधन चल ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी और राजभर जी की विचारधारा एक है, इसलिए यह गठबंधन टिकाऊ होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। नेताजी, चूंकि विपक्ष पार्टी का यह भी कहना है कि सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी बड़े उजड़ बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो उनके साथ रहते तो वो प्रवचन दिखता और उनके कानों में सुनाई जो शब्द देते वो संस्कृत के श्लोक होते, लेकिन वो अखिलेश यादव जी के साथ आ गए हैं, अब उदंड बोलने लगे हैं, उनकी बोल बिगड़ गई है। और जब समाजवादी लोग थानों में आज दलाली हो रही है, भाजपा के लोग कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी थानों में नहीं जा पा रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लोकतंत्र बहाल होगा और यहाँ का हर कार्यकर्ता जब अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाएगा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, गरीबों का काम करने के लिए, तो ये कहेंगे कि गुंडई हो रही है। ये भी कहते हैं, विपक्ष पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी रोटी सेकने का काम करते हैं, जब उनका रोटी सेका जाएगा तो इस पार्टी को भी छोड़ने का काम करें, क्या कहना चाहते हैं? रोटी भाजपा के लोग सेकते हैं। पुलवामा में सेका जवानों की लाश पर, पुलवामा में सेका जवानों की लाश पर, सरहद पर सेका जवानों की लाश पर, किसानों की लाश पर रोटी सेकने का काम, मंदिर मस्जिद पर रोटी सेकने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है और कोई नहीं। जब देश का किसान मरता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपना ब्रेड के तली और समोसा की कढ़ाई लेकर पहुंच जाते हैं, लगते हैं बनाने और लगते हैं अपना राजनीतिक रोटी सेकने। निश्चित रूप से हम लोग रोटी नहीं सेकते, हमारे नेता काम करते हैं और भाजपा के लोग रोटी सेकते हैं। क्या लगता है संविधान खतरे में है? बिल्कुल, संविधान के कितने संशोधन इन्होंने किए हैं जरा आप अपने चैनल के माध्यम से पता करें, और मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कितनी बुरी तरह से छेड़ दिया गया है, कितने संशोधन हो गए हैं। अब वो उसके मूल रूप निश्चित रूप से संविधान में नहीं है, और इस संविधान को पुनः मूल रूप में लाना समाजवादियों का कर्तव्य है। हम लड़ेंगे, इन्हें सत्ता से हटाएंगे और भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करेंगे। नेताजी, हम बात करेंगे सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपकी पार्टी किस एजेंडे के साथ सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी? विकास, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, समाजवादी पेंशन, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी का सम्मान बढ़े, नौजवानों को रोजगार मिले, दुकानदारों की दुकान में ग्राहक बढ़े, उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान की जीडीपी आगे बढ़े। ये हमारे पार्टी का सपना है, ख्वाब है कि जब देश की जीडीपी ऊपर उठेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। मैं बात करूंगा आपके विधानसभा पे, आपके चुनाव पे। आप भी चूंकि चौरी चौरा विधानसभा से सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इस विधानसभा की सबसे जटिल समस्या क्या है? इस विधानसभा की सबसे जटिल समस्या जो सामने आई है वो हमारे यहाँ एकमात्र चीनी मिल, जो चीनी मिल था भैया, जो चीनी मिल था वो चीनी मिल को उन्होंने बंद करवा दिया। और अमित शाह जी आए थे
रेलवे ये सरदार नगर मजीठिया स्टेडियम में उन्होंने घोषणा किया था कि हम इस चीनी मिल को चलाएंगे, हमारे पार्टी की विधायक संगीता यादव को विधायक बना देना। लेकिन अमित शाह जी बोल के गए और चीनी मिल आज भी बंगाल की खाड़ी बनी हुई है। जो औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध था सरदार नगर, जहां लोगों को रोजगार और नौकरी मिला करती थी, आज यहां के लोग मजदूर बन करके दूसरे जगह जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि यहां की औद्योगिक इकाइयों को पुनः बहाल किया जाए और लोगों को रोजगार देने का अवसर खोला जाए। नेताजी, अगर आपको जनता यहाँ से विधायक पद के लिए निर्वाचित करती है, अपना बहुमूल्य वोट देकर आपको विधायक चुनती है, तो आपका क्या भागीदारी होगा विकास के क्षेत्र में? संपूर्ण भागीदारी, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर और क्षेत्र का विकास, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, लाइन आर्डर को मेंटेन करना और अपने मुख्यमंत्री जी से कह करके गांव-गांव में युवाओं के लिए खेल का मैदान बनाना, स्टेडियम बनाना, ताकि बच्चे उसमें खेल कूद करके सेना और सीआरपी में भर्ती हों और हमारी जो चीनी मिल बंद है इसको चलवाया जाए। शराब मिल जो अंतिम सांस ले रही है उसको आधुनिक किया जाए और भी 2-4 उद्योग, जैसा कि हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, सरदार नगर के अंदर उद्योग लगाने की भरपूर ज़मीन पड़ी हुई है। अगर सरकार चाहे तो बहुत सारे उद्योग यहाँ लग सकते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, अपने मुखिया से गुजारिश करूँगा। नेताजी देख लीजिए, ये रिकॉर्डेड रहेगी। अगर आपको विधायक चुनती है यहाँ की जनता तो फिर हम आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नेताजी, हम बात करते हैं कि सभी पार्टी का सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एजेंडे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, इन सारी चीज़ों को जनता के बीच में देंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, यदि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या देगी? पिछली बार आपने देखा कि महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया गया, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 108 एम्बुलेंस व्यवस्था की, 102 एम्बुलेंस व्यवस्था की। बहुत सारी नौजवान जो थे स्नातक ग्रेजुएट करके और बेकार पड़े थे, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया गया, छात्रों को लैपटॉप दिया गया, उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की कोशिश हुई, किसानों के भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ़ किया गया और किसानों का नाली का, ट्यूबवेल का पानी माफ़ किया गया। हमारे जो एजेंडे थे, हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2.5 साल के अंदर विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अपने चुनावी घोषणा पत्र को 3 वर्ष के अंदर पूरा कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दुनिया इस बार जीतेगी आपकी सपा, तो क्या करेगी जनता के बीच में, क्या उद्देश्य लेके आएगी? हमारे नेता की घोषणा पत्र को आप पढ़े होंगे, उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली जो गांव में किसानों के घरों में जल रही है वो फ्री कर दिया जाएगा। पानी जो चल रहा है ये फ्री होगा, जो मोटर चलाए जाएंगे बिजली से उसका भी पनिवट फ्री कर दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देंगे, समाजवादी पेंशन को 1500 रुपया महीना देने का काम करेंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे और नौजवानों को पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी दे करके ये बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी बनाने का काम करेगी हमारी सरकार। और हमारे नेता के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, जितनी चीज़ों का वो घोषणा करेंगे उसको पूरा करेंगे। अब भाजपा जितनी कहेगी वो करेगी नहीं। जी, क्या लगता है जीतने के बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बातें याद रहेंगी 10 लाख नौकरी देने की? यदि याद न होती तो पीछे जितने वादे किए थे पिछली सरकार में 2.5 साल में ही पूरा कर देते। उनको याद रहता है और अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करके ही वो जनता के बीच आते हैं। तो देखते रहिए हमारे फास्टर प्लस न्यूज। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो इन मुद्दों के साथ फिर से हम आपके बीच आएंगे और सवाल खड़े करेंगे, यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन सभी वादों को भूलते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद रहे चौरी चौरा विधानसभा से सन 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं राम नक्षत्र यादव जी। धन्यवाद जी।